हमने संडे को जो मॉक टेस्ट किया था उसका जो हिंदी पोर्शन था उसको हम लोग आज के सेशन में हिंदी पोर्शन के सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। जो क्वेश्चंस डिफिकल्ट थे जिनको करने में आपको परेशानी आई। किसी संस्था के भीतर इसमें जो प्रश्न है वो ये है कि जो आपका एक पैसेज दिया हुआ है उस पैसेज में बीच बीच में सेंटेंसेस में नंबर मार्किंग की हुई है। उस सेंटेंस का जो भाव है उस भाव के बदले में दिए गए मुहावरों में से कौन सा मुहावरा वहां सटीक बैठेगा। ठीक है। किसी संस्था के भीतर उत्पन्न होने वाले मतभेद कभी कभी केवल कार्य प्रणाली तक सीमित नहीं रहते, बल्कि व्यक्तिगत संबंधों को भी प्रभावित करने लगते हैं। जब किसी व्यक्ति को किसी दूसरे की सफलता या उपलब्धि से इतनी पीड़ा होती है कि उसके भीतर बेचैनी बनी रहती है, तो उसके मन में ईर्ष्या की तीव्र भावना उत्पन्न होती है। अभी कह रहा है ईर्ष्या की तीव्र भावना उत्पन्न होती है। इसके लिए इन चारों मुहावरों में क्या कोई भाव सटीक है कि उसका कलेजा सुलगता है, दांतों तले उंगली दबा लेता है, घड़ों पानी पड़ता है, खटाई में पड़ता है। तो कलेजा सुलगना जो है यह इसका सही विकल्प हो जाएगा। कलेजा सुलगने का मतलब क्या होता है? बहुत तीव्र किसी के साथ में ईर्ष्या होना। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति बार बार समझाने और चेतावनी देने के बाद भी किसी बात को महत्वहीन समझकर उसकी परवाह नहीं करता, तो वह उस बात को तुच्छ समझकर उसकी उपेक्षा करता है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि तुच्छ समझकर उसकी उपेक्षा करता है। अब इसके लिए क्या कोई चार जो ऑप्शंस दिए हैं, अरण्य रोदन, ये हम लोग आगे तीसरे पे, दूसरे में। हाँ, तो लकीर का फकीर होना, अंगूठे पर मारना, काठ का उल्लू होना और टांग पसारकर सोना। ठीक है। तो वह उस बात को तुच्छ समझकर उसकी उपेक्षा करता है। तो ये क्या इसका सही विकल्प होगा? लकीर का फकीर होने का मतलब आप समझ रहे हैं कि बहुत ही मतलब कैजुअल तरह का एटीट्यूड जिसके पास जिसका है उसको हम लकीर का फकीर कहते हैं, कि किसी भी तरीके से कोई काम कर लिया, या फिर बहुत ही मतलब ट्रेडिशनल तरीके से जो चीज है वैसे ही करेंगे, कुछ में नया नहीं सोचेंगे, नया नहीं करेंगे, तो उसको लकीर का फकीर बोलते हैं। और अंगूठे पर मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अंगूठे पर मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? काठ का उल्लू होना इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? और अ, आपका विकल्प है टांग पसार कर सोना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही विकल्प क्या होगा, मुझे बताइए। चारों में से सही विकल्प क्या होगा? अंगूठे पर मारना, काठ का उल्लू होना, टांग पसार कर सोना। किसी ने उत्तर दिया नहीं? कुछ तो गेस करिए क्या हो सकता है। अंगूठे पर मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अंगूठे पर मारना मुहावरे का अर्थ होता है किसी बात की परवाह न करना या किसी बात को तुच्छ समझना, ये होता है अंगूठे पर मारना। काठ का उल्लू होने का मतलब क्या होता है? कि आप बिल्कुल एक तरीके से कह सकते हैं कि अ, मतलब पपेट टाइप का होना, कि भाई जो कुछ कहे बस हम उसे मान के चले। टांग पसार कर सोना मतलब बहुत आलसी होना, किसी बात की फिक्र न करना, यह भी टांग पसार कर सोने का अर्थ होगा। लेकिन यहाँ इस कॉन्टेक्स्ट में अंगूठे पर मारना सबसे सही और उपयुक्त विकल्प आपका हो जाएगा। अगला हम चलते हैं। कभी कभी किसी समस्या के समाधान के लिए की गई प्रार्थना या शिकायत ऐसी स्थिति में पहुंच जाती है जब संबंधित व्यक्ति या संस्था उस पर कोई ध्यान ही नहीं देती। तब की गई प्रार्थना या शिकायत पूर्णतः व्यर्थ सिद्ध होती है। तब की गई प्रार्थना या शिकायत पूर्णतः व्यर्थ सिद्ध होती है। इसके लिए चार विकल्प दिया गया है। अरण्य रोदन, कागजी घोड़े दौड़ाना, 9 2 11 होना और पानी पानी होना। पानी पानी होना मतलब शर्मा जाना, 9 2 11 होना भाग जाना, कागजी घोड़े दौड़ाने का मतलब कि बस दिखावे के लिए काम करना, और अरण्य रोदन का मतलब है कि ऐसी बात के लिए प्रार्थना करना जिसका कोई प्रभाव ना पड़े। तो ये आपका सही विकल्प इस उत्तर में हो जाएगा। उसके बाद में चौथा वाक्य जो यहाँ दिया हुआ है कि कुछ अनुभवी लोग परिस्थितियों और व्यक्तियों की गतिविधियों का इतना सूक्ष्म अनुमान लगा लेते हैं कि वे अत्यंत छोटी और छिपी हुई बातों को भी तुरंत भांप लेते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? घुटने टेकना, लोहे के चने चबाना, कुबमंडूक होना, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना। घुटने टेकना मतलब हार मान लेना, लोहे के चने चबाना का मतलब होता है बहुत ही कठिन कार्य करना, कुकमंडूक होने का मतलब क्या होता है कि बहुत ही सीमित सोच वाला व्यक्ति, और उड़ती चिड़िया के पंख गिनने का मतलब क्या होता है कि किसी भी छोटी हुई छिपी बात को भी समझ जाना। तो यहाँ पे आपका चौथे का ये विकल्प सही हो जाएगा। पांचवें में कह रहा है कि जब किसी व्यक्ति के भीतर से अपने ही संबंधियों या प्रियजनों के प्रति दया, मोह और प्रेम की भावना पूरी तरह समाप्त हो जाती है, तो उसके मन से मानवीय स्नेह और ममता समाप्त हो जाती है। तो मानवीय ममता और स्नेह समाप्त हो जाने का इसका क्या सही विकल्प होगा? खून सफेद हो जाना, अंगारे उगलना और तिल का ताड़ बनाना और गढ़ फतह करना।
ठीक है। तो अब देखेंगे अंगारे उगलने का मतलब बहुत क्रोध में कोई बात कहना, तिल का ताड़ बनाना, छोटी सी बात को बहुत बड़ा कर देना। गढ़ फतह करने का मतलब कोई बहुत ही असाध्य कार्य कर लेना। और खून सफेद हो जाने का मतलब हो जाता है कि किसी के प्रति मन से दया या मोह या प्रेम की भावना पूरी तरह समाप्त हो जाना। यह बहुत जरूरी है इस तरह के मुहावरे जानना, क्योंकि कई बार खून सफेद हो जाने को आप लोग बहुत, अगर नहीं जानते हैं तो बहुत डर जाना इस भाव में भी ले सकते हैं, यदि केवल आप अंदाजा लगाने का प्रयास करेंगे। इसीलिए इस तरह के मुहावरों का मीनिंग जानना जरूरी है कि आप गलती ना करें। निम्नलिखित में से सही शब्दों का उनके उपयुक्त अंग्रेजी रूपों से सही मिलान करें। आवास रेजिडेंस, प्रवास डोमिसाइल, निवास एकोमोडेशन, अधिवास सोजर। थोड़ा सा आप लोग समय लीजिए 30 सेकंड का, और समय लेकर के इसको बताने का मुझे प्रयास कीजिए। तो आवास, अब देखिए इसमें दुविधा यह है कि इसमें से कई सारे शब्दों के अर्थ देखने में एक ही तरह लग रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए कंफ्यूजन पैदा हो जाता है, क्योंकि आवास और निवास तो एक ही है। तो किसके लिए हम रेजिडेंस का प्रयोग करेंगे, किसके लिए हम एकोमोडेशन का प्रयोग करेंगे। और उसी प्रकार से डोमिसाइल भी हम लोग जब बोलते हैं कि भाई डोमिसाइल बनवाना है, आजकल आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बड़ा चल रहा है, तो डोमिसाइल को हम बोलते हैं निवास प्रमाण पत्र बनवाना। तो क्या वो निवास हो जाएगा? तो फिर अगर वो निवास होगा तो रेजिडेंस क्या होगा, या फिर एकोमोडेशन क्या होगा? तो ये जो है आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है। इसीलिए मैं आपको बता देता हूं, और आप इसको याद रख लें, लिख के रख लें, है ना, ये बहुत काम आएगा आपके। कि आवास के लिए जो शब्द प्रयोग किया था प्रशासनिक शब्द, वह है रेजिडेंस, है ना। रेजिडेंस आवास होता है। उसी प्रकार से एकोमोडेशन मतलब निवास होता है। सो एकोमोडेशन निवास, रेजिडेंस मतलब आवास। और जो डोमिसाइल होता है, डोमिसाइल, तो डोमिसाइल के लिए अधिवास शब्द का प्रयोग किया जाता है। और सोजोर्न, SOJOURN, इसके लिए प्रवास शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो आवास के लिए रेजिडेंस, निवास के लिए एकोमोडेशन, प्रवास के लिए सोजोर्न, और अधिवास के लिए डोमिसाइल। तो ये इस तरीके से इसके प्रशासनिक अर्थ हो जाएंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे हिंदी शब्दों का उनके उपयुक्त अंग्रेजी रूपों से मिलान करना है। प्राधिकरण, अनुमोदन, प्रत्यायोजन, प्रत्याभूति। ठीक है। सो इसको हम लोग देख लेते हैं। प्राधिकरण आप शब्द बार बार सुनते होंगे, केंद्रीय प्राधिकरण, केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण, है ना। या जैसे नोएडा शब्द जो है, इसमें भी ये भी एक तरीके से शॉर्ट फॉर्म है, और इसमें आखिरी जो ए आता है वह प्राधिकरण के लिए ही आता है। तो प्राधिकरण शब्द आपको अक्सर सुनने को मिल जाता है। सर अथॉरिटी। हाँ जी, अथॉरिटी, ये बिल्कुल ठीक है। प्राधिकरण के लिए ऑथोरिटी शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं। अनुमोदन के लिए अप्रूवल शब्द का प्रयोग किया जाता है। अप्रूवल। हाँ। और प्रत्यायोजन के लिए डेलीगेशन, डेलीगेशन ऑफ पावर, शक्तियों का प्रत्यायोजन हो जाता है। और प्रत्याभूति मतलब गारंटी, जो बैंक गारंटी की हम बात करते हैं उसको हम लोग प्रत्याभूति कहते हैं। तो ये इस तरीके से इन चारों शब्दों के अर्थ हो जाएंगे। ये सारे शब्द जो है ना थोड़ा निकट निकट हैं एक दूसरे के ना, तो इसे याद रखना हमारे लिए जरूरी है कि ठीक है हम इनको याद रख लें। उसी प्रकार से हम आगे आ जाते हैं। एक प्रश्न और है जहाँ पे 4 हिंदी के शब्द और उनके 4 विकल्प दिए गए हैं। दायित्व, उत्तरदायित्व, विवेकाधिकार, अधिकारिता। ये भी एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ही मिले जुले, मतलब एक दूसरे से काफी करीब के शब्द हैं, लेकिन हर एक शब्द के लिए अलग एक अंग्रेजी का समतुल्य रूढ़ किया हुआ है, मानक किया हुआ है, स्टैंडर्डाइज किया हुआ है। हमें उसी को यूज करना है ना। जैसे हम उत्तरदायित्व और दायित्व इन दोनों के बीच में ले लें तो क्या अंतर है? दायित्व भी होता है और उत्तरदायित्व भी होता है। दोनों ही के अगर आप भाव समझेंगे तो लगभग लगभग एक ही आएगा, लेकिन लगभग एक ही आना और पूरी तरीके से एक आने में अंतर होता है। मैं आप लोगों को एक बात और कहता हूं कि दुनिया में कोई भी 2 शब्द एक जैसे नहीं हो सकते हैं, इसलिए हम इसको पर्यायवाची कहते हैं, समान शब्द नहीं कहते। हम क्या बोलते हैं? ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, समान नहीं है। हम नहीं तो अगर एक ही तरह होते तो हम समान शब्द का प्रयोग करते, है ना, पर पर्यायवाची शब्द का हम प्रयोग करते हैं। और पर्यायवाची शब्द को यदि आप पर्यायवाची का विग्रह करेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि पर्यायवाची का मतलब क्या होता है ना। मतलब जब उसको उसका उस शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी। खैर मैं उस पर नहीं जाऊंगा, अलग विषय है। पर कोई भी किसी भी एक भाषा के कोई भी 2 शब्द पूर्णतः एक दूसरे के समान नहीं हो सकते। वह एक दूसरे के समतुल्य हो सकते हैं, वो एक दूसरे के पर्यायवाची हो सकते हैं, वो उनके अर्थ लगभग लगभग समान हो सकते हैं, पूरी तरीके से समान नहीं हो सकते। क्योंकि अगर पूरी तरीके से समान हो तो एक दूसरे शब्द की किसी भी भाषा को क्या आवश्यकता है? कोई भी भाषा क्यों अपने आप को अनावश्यक रूप से बोझिल बनाएगा? ठीक है। तो ये हमें समझना है कि एक शब्द जो है उसके जो पर्यायवाची होते हैं उनमें एक बहुत ही सूक्ष्म अंतर होता है, जिसे समझना जानना हमारे लिए हमेशा जरूरी नहीं कि आवश्यक हो कि हमेशा जानना ही है हमें, लेकिन जितना जानेंगे उतना अच्छा है। खासकर भाषा का, भाषा के विद्यार्थी होने के नाते और भाषा के क्षेत्र में यदि हम लोग अपना करियर खोज रहे हैं तो इस नाते हमारे लिए आवश्यक है कि हमारे पास में यह जानकारी जितनी ज्यादा उतना अच्छा है। पूरा कर पाना तो किसी के वश की बात नहीं है। तो उत्तरदायित्व और दायित्व में क्या अंतर है? तो और उसके बाद विवेकाधिकार। तो हम विवेकाधिकार के लिए यहाँ पे हम देख लेते हैं ज्यूरिसडिक्शन और विवेकाधिकार। विवेकाधिकार के लिए डिस्क्रिशन शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह प्रशासनिक कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज्यादा यूज किया जाने वाला शब्द है। अधिकारिता के लिए हम लोग शब्द जो यूज करते हैं वह करते हैं ज्यूरिसडिक्शन। अधिकार क्षेत्र या अधिकारिता दोनों ही कह सकते हैं, ज्यूरिसडिक्शन। और उसके बाद में दायित्व और उत्तरदायित्व के बीच में, तो उत्तरदायित्व और दायित्व के बीच में मुझे बताएंगे कोई कि क्या हो सकता है? तो आपको क्या लग रहा है? अगर आपको कुछ
समझ में आ रहा है कि अकाउंटेबिलिटी हम किसे कहेंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी हम किसे कहेंगे? सर मे भी उत्तरदायित्व अकाउंटेबिलिटी हो जाएगा अच्छा, और शायद। रिस्पॉन्सिबिलिटी? क्या सर? रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दायित्व हो जाएगा सर शायद। सर मैं उसके अकॉर्डिंग कर रहा हूँ क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में आता है ना, पॉलिटिशियंस आर अकाउंटेबल टूवर्ड्स पार्लियामेंट। ठीक तो है। उसकी कहीं ना कहीं हिंदी उत्तरदायित्व शायद हो, कि उन्हें शायद उत्तर भी देना पड़ता है सारी चीजों का, इस वजह से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ ठीक है, मे तो बी। बिल्कुल आप सही कनेक्ट कर रहे हैं। उत्तरदायित्व जो है वह अकाउंटेबिलिटी हो जाती है ना, अकाउंटेबिलिटी हो जाती है, और दायित्व जो है वह रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। किसी भी कार्य का दायित्व समान अर्थ में होता है कि भाई इसे इसका इसकी दायित्व इसकी जिम्मेदारी आपको दी जाती है। जब हम उत्तरदायित्व की बात करते हैं तो विशेष अर्थ में हो जाता है, उसमें हम लोग उत्तर एक शब्द जोड़ रहे हैं पहले, और उत्तर शब्द जोड़ करके दायित्व को हम लोग थोड़ा और विशिष्ट बना रहे हैं, स्पेसिफिक बना रहे हैं। तो इसीलिए उसमें अकाउंटेबिलिटी। अब उत्तर का मतलब क्या होता है? उत्तर का मतलब सामान्य अर्थ में क्या होता है? उत्तर का मतलब सामान्य अर्थ में क्या होता है अगर इस शब्द को समझे आंसर। तो? आंसर। हाँ, उत्तर का मतलब आंसर। तो किसी भी कार्य या किसी भी कर्तव्य, किसी भी ड्यूटी जो आपको या टास्क जो आपको असाइन किया गया है, उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। बट along with the responsibility, at the end of the job done, you will have to give the reply to the authority who has assigned you the task. So that responsibility of giving reply to the authority is held with you, and that is why you are accountable for that. It's not only responsibility, accountability भी आपकी है, इसीलिए उसके लिए उत्तरदायित्व शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आज के समय में तकनीकी विकास ने मानव जीवन को अत्यंत डैश बना दिया है। मतलब यहाँ पे एक आप शब्द डालेंगे, अब दुरूह, सुविधाजनक, सीमित और अस्पष्ट। तो इस तरह के प्रश्नों में ज्यादा आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तकनीकी विकास ने जीवन को क्या बना दिया है? सुविधाजनक बना दिया है। दुरूह तो बनाया नहीं है, सीमित बिल्कुल नहीं बनाया है, अस्पष्ट भी नहीं बनाया है। मतलब सामान्य अर्थ में अगर देखा जाए तो, बाकी वैसे यदि आप भावनात्मक अर्थ में जाएंगे तब तो इसमें से चारों ही विकल्प सही हो सकते हैं, है ना। सीमित भी बना दिया है, और दुरूह भी बना दिया है, और अस्पष्ट भी बना दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। पता नहीं सुविधाजनक है या कम है, मतलब मुझे इस बात पर कभी कभी संदेह होता है, लेकिन सामान्य अर्थ में यदि हम देखेंगे तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सुविधाजनक होगा, है ना। मैं जो कह रहा हूँ वो भावनात्मक स्तर पे कह रहा हूँ। उसके बाद में तो इससे हमें ये भी समझना है कि हमें जब भी हमारे सामने इस तरह का विकल्प आएगा तो जो सर्वमान्य विकल्प है हमें वही चुनना है, ना कि हमें अपना एक पर्सनल पर्सपेक्टिव के हिसाब से उसको चुनना है। अगर आपको लगे कि मेरे जीवन को तो तकनीक ने बहुत ही दुरूह बना दिया है, तो वो आपको विकल्प नहीं चुनना है। इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों ने सूचना तक पहुंच को डैश कर दिया है, तो सुलभ कर दिया है। अब व्यक्ति कुछ ही क्षणों में दुनिया के किसी भी कोने से आवश्यक जानकारी डैश कर सकता है, तो प्राप्त कर सकता है। तो ये आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। बस इस तरह के प्रश्नों का मतलब ये है कि क्या आप सही तरीके से वाक्यों की संरचना को समझते हैं और वाक्य में शब्दों के प्रयोग को आप पूरी तरीके से समझते हैं। ये इस तरह के प्रश्नों का ये उद्देश्य है। ये आप अपना कर लीजिएगा, ये मैं आपका नहीं करा रहा हूँ। मैं केवल वही प्रश्न करा रहा हूँ जिन प्रश्नों में आपको परेशानी हो सकती है। ठीक है, चलिए ये क्लोज टेस्ट आप कर लीजिएगा। हिंदी शब्दों का उनके उपयुक्त अंग्रेजी रूपों से सही मिलान करें। अधिदेश, अनुबंध, प्रसंविदा और करार। ठीक है, अधिदेश के लिए मैंडेट शब्द प्रयोग किया जाता है। अनुबंध के लिए एग्रीमेंट शब्द का प्रयोग हम लोग करते हैं। अब देखिए इसमें जैसे अनुबंध, प्रसंविदा और करार, यदि आप ये तीनों ही देखेंगे तो इन तीनों में कंफ्यूजन क्रिएट होता है। प्रसंविदा शब्द के लिए, प्रसंविदा के लिए कन्वेनेंट ये शब्द प्रयोग हम लोग लेकर के आते हैं, और जो करार है और अनुबंध है ना, तो ये दोनों ही जब आप आगे राजभाषा नियम आदि पढ़ेंगे तो उसमें एक राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 की उप धारा 3 के दस्तावेजों की बात होती है, तो उसमें ये दोनों ही आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट। तो कई बार इसको लेकर के हमारे मन में दुविधा भी आती है, क्योंकि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करार कई बार दिमाग में हमारे रहता है कॉन्ट्रैक्ट का मतलब करार होता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का मतलब करार नहीं होता है। तो इसको हमेशा आप याद रखेंगे। इसका मतलब होता है संविदा या अनुबंध, है ना। कॉन्ट्रैक्ट संविदा या अनुबंध होता है, और एग्रीमेंट जो है वो करार होता है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। ये बहुत ही नजदीकी के शब्द हैं जो कि आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। सूचना, परिपत्र, विज्ञप्ति और ज्ञापन। तो अधिसूचना के लिए नोटिफिकेशन शब्द प्रयोग किया जाता है। परिपत्र के लिए सर्कुलर शब्द प्रयोग करते हैं। विज्ञप्ति के लिए हम लोग रिलीज शब्द का प्रयोग करते हैं, प्रेस रिलीज, प्रेस विज्ञप्ति होती है। ज्ञापन के लिए हम लोग मेमोरेंडम शब्द ऐसा प्रयोग करते हैं। तो अधिसूचना के लिए नोटिफिकेशन, परिपत्र के लिए सर्कुलर, और विज्ञप्ति के लिए रिलीज, ज्ञापन के लिए मेमोरेंडम। यदि अधिसूचना की जगह केवल सूचना हो तो यदि केवल सूचना हो तो उसकी जगह पे हम लोग नोटिस शब्द का प्रयोग करते हैं, नोटिस शब्द का प्रयोग करते हैं। और कहीं कहीं सूचना के लिए हम लोग इन्फॉर्मेशन शब्द का प्रयोग भी करते हैं। संदर्भ के अनुकूल हम लोग ये प्रयोग करते हैं, कहीं कहीं इन्फॉर्मेशन और कहीं कहीं नोटिस। जैसे अगर नोटिस बोर्ड लिखता है तो सूचना पत्र हो जाएगा, और यदि ये लिखा जाता है कि इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, इस तरीके से होता है। तो कहीं पर इन्फॉर्मेशन और कहीं पर नोटिस, दोनों ही शब्द यूज किए जाते हैं।
राइट। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि जो व्यक्ति किसी विषय के सभी पक्षों पर विचार किए बिना किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाता है, उसकी निर्णय प्रक्रिया प्रायः त्रुटिपूर्ण हो सकती है। अब ये कह रहा है कि अच्छा, इसमें रेखांकित अंश के स्थान पर कौन सा एक शब्द प्रयोग किया जा सकता है, तो रेखांकित अंश नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इसको मैं ठीक भी कर दूंगा। जो व्यक्ति किसी विषय के सभी पक्षों पर विचार किए बिना किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाता है, तो ये जो व्यक्ति किसी विषय के सभी पक्षों पर विचार किए बिना, ये जो पोर्शन है, ये मूल रूप से रेखांकित पोर्शन है, और इसके लिए ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्वाग्रही कहते हैं, जो कि पहले से ही किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाता है और फिर उसके हिसाब से आगे काम करते हैं, उसको हम लोग पूर्वाग्रही कहते हैं। दूरदर्शी मतलब जो पहले ही बहुत दूर की सोच लेता है। अन्यमनस्क मतलब जो ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ही हमेशा दुखी और हमेशा ही एक ऐसा ग्लूमी मूड में रहता है, उसको हम लोग अन्यमनस्क कहते हैं। मितव्ययी मतलब जो कि बहुत ही कम खर्चा करने वाला व्यक्ति है, उसको हम लोग मितव्ययी कहते हैं। ठीक है। जो अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर के विषय में भी अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप करता है, वह प्रशासनिक मर्यादा का उल्लंघन करता है। ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या कहेंगे, जो कि अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप करता है। अच्छा, तो इसके लिए अतिक्रमणशील एक शब्द प्रयोग किया जाता है, जो व्यक्ति अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर भी अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप करता है। अनुदार का मतलब जो उदार नहीं है, वो अनुदार है। हस्तक्षेपकारी जो ज्यादा हस्तक्षेप करता है, लेकिन यहाँ पे बात हस्तक्षेप करने की केवल नहीं होगी, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर हस्तक्षेप करने की होगी। इसलिए सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, अतिक्रमणशील, ये सही उत्तर हो जाएगा। यथा स्थिति बरकरार रखें, इस शब्द के लिए कौन सी अभिव्यक्ति जो है वो सर्वाधिक उपयुक्त है ना, प्रशासनिक या विधिक संदर्भ में। यथा स्थिति बरकरार रखने के लिए जो हम लोग शब्द यूज करते हैं, बहुत ज्यादा यह शब्द प्रयोग किया जाता है, वह होता है स्टेटस को। यथा स्थिति मतलब स्टेटस को, QUO, स्टेटस को। सो मेंटेन स्टेटस को विल बी द राइट आंसर। बाकी तीनों जो है ये भी लैटिन अभिव्यक्तियां हैं, लेकिन इनके अलग अलग अर्थ होते हैं। जैसे स्टेटस, जैसे इन स्टेटू नासेंडी जो आपका दिया हुआ है, इन स्टेटू नासेंडी, तो मतलब मेंटेन तो सब में ही है। जैसे ये दूसरा विकल्प जो है इन स्टेटू नासेंडी, तो इन स्टेटू नासेंडी का मतलब होता है कि विकास की अवस्था में, इन स्टेटू नासेंडी। वैसे ही स्टेटस प्रेसेंस का अर्थ होता है वर्तमान स्थिति या वर्तमान अवस्था। स्टेटस को का मतलब होता है कि जो वर्तमान स्थिति है उसको यथा स्थिति मतलब जो वर्तमान स्थिति है उसको ऐसे ही का ऐसे रखेंगे तो स्टेटस को हो जाता है। और केवल वर्तमान स्थिति के बारे में बात करेंगे तो स्टेटस प्रेसेंस ये हो जाएगा। स्टेटस लिबर्टीज मतलब स्वतंत्रता की स्थिति। तो अब देखें, जो मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में भी बताया था कि जब भी लैटिन अभिव्यक्ति आपके समक्ष आए तो उस समय आपको क्या करना है कि उससे शब्द से मिले जुले शब्द को पकड़ना है। जैसे अब इसमें कह रहा है मेंटेन स्टेटस लिबर्टीज, अंग्रेजी शब्द की उत्पत्ति लैटिन से ही हुई है। अंग्रेजी के ज्यादातर, जैसे हिंदी जो भाषा है उसकी उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, तो संस्कृत और हिंदी भाषा के शब्द एक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं शब्दों के मूल में जाएंगे, शब्दों की बनावट में जाएंगे, शब्दों की संरचना में जाएंगे, तो संस्कृत और हिंदी के शब्द आपको एक तरह ही दिखते हैं, शब्द अलग है, लेकिन अगर आप शब्दों की संरचना और मूल में जाएंगे तो दोनों एक तरह ही दिखते हैं। वैसे लैटिन और जैसे लैटिन है वो मान लीजिए कि हिंदी की संस्कृत है, और जैसे हिंदी है वो अंग्रेजी है। लैटिन भाषा बहुत प्राचीन भाषा है, उसी से अंग्रेजी भाषा की उत्पत्ति हुई है। बहुत आगे चल करके अंग्रेजी, एक जैसे हिंदी एक स्थानीय बोलियां, स्थानीय भाषाओं, उर्दू, फारसी और क्षेत्रीय बोलियों को मिला जुला करके खिचड़ी एक जो भाषा निकल करके आई, उसे हमने हिंदी कहा, खरी बोली कहा। उसी प्रकार से इंग्लिश भी इस तरीके से कई सारी भाषाओं से निकल करके, लेकिन मूल रूप से जो उसका मूल स्रोत है वो लैटिन भाषा। इसीलिए शब्द देखेंगे आप, मीनिंग भले अलग हो, मीनिंग स्पेलिंग भले अलग हो, लेकिन शब्द कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। तो वैसे ही इस विकल्प में भी आप देखेंगे तो लिबर्टीज तो कहीं ना कहीं लिबर्टी से मिल जाता है। तो ऑप्शन में भी आपको लिबर्टी से मिला जुला कोई विकल्प दिख रहा है तो आप उसे कर सकते हैं। वैसे ही इन स्टेटू नेसेंडी, और जैसे इन स्टेटस प्रेजेंस, तो प्रेजेंस का मतलब क्या हो गया, प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो इसमें जो है प्रेजेंट की बात हो गई। तो इस तरीके से आपको जो है थोड़ा सा, जब अगर लैटिन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेसेंडी जो होगी नेसेंट से, तो मतलब ये इस तरीके से नेसेंट से नेसेंडी, तो नेसेंट मतलब वो उस तरीके से कि भाई जो विकास की अवस्था में चल रहा है वो आपका नेसेंडी। तो ये ऐसे आप शब्दों को थोड़ा समझ सकते हैं और उसका उत्तर आप कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि हिंदी शब्दों का उनके मूल विदेशी भाषाओं से सही मिलान कीजिए। आप जानते हैं, हम सब जानते हैं कि हिंदी भाषा में बहुत सारे विदेशी भाषाओं के शब्द सम्मिलित समाहित किए गए हैं, क्योंकि हिंदी भाषा की उत्पत्ति ही हुई इस तरीके से। सबसे पहले संस्कृत थी जो कि हमारी मूल और जो हमारी स्रोत भाषा मानी जाती है, तो फिर उसके बाद पाली, प्राकृत से होते हुए जो है हम लोग आगे बढ़े। तो और चूंकि हिंदी के जब भक्ति काल की बात हम करते हैं, देखते हैं, तो उसमें बड़ा प्रसिद्ध दोहा है भक्ति काल में
के कवियों को लेकर के, क्योंकि भक्ति काल में ज्यादातर रचनाएं जो हुई वो देवों के, भगवान के आराधना में ज्यादातर रचनाएं हुई, चाहे वो कृष्ण राम हो या निर्गुण भगवान हो या प्रेमाश्री शाखा हो, उसमें भी प्रेम के माध्यम से भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है उसी की बात की गई है। तो उसमें कहा गया, एक बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है कि भक्ति द्रविड़ उपजो लायो रामानंद, प्रकट कियो कबीर ने शब्द दीप नौखंड, ऐसे करके एक दोहा है। तो इसका मतलब क्या है कि द्रविड़ का मतलब होता है कि हमारे देश के दक्षिणी हिस्से में भक्ति उपजी और वहां से रामानंद जी लेकर के आए। तो जब वहां से वो भक्ति लेकर के आए तो क्या केवल भक्ति लेकर के आए, या वहां से उस भक्ति के साथ में उससे जुड़ी हुई बहुत सारी शब्दावली, बहुत सारे मतलब जो भाषाई पक्ष है, सांस्कृतिक पक्ष है, सब कुछ आया। तो उससे क्या हुआ कि अंतर सांस्कृतिक जो एक हम कह सकते हैं कि अंतर सांस्कृतिक एक्सचेंज या मिलाप, या जो कह सकते हैं कि आना जाना शब्दों का हुआ, भाषा का हुआ, भाव का हुआ, संस्कृति का हुआ, अभिव्यक्ति का हुआ, तो ये सब कुछ का एक्सचेंज हुआ और इस वजह से हिंदी जो है वो और समृद्ध होती चली गई। उसके बाद में हमारे देश में निरंतर लगातार बाहर से लोगों ने आक्रमण किया और उस वजह से भी बहुत सारे शब्द बाहर से आए और बहुत सारे शब्दों को हमने अडॉप्ट कर लिया। तो जब मुझे पहली बार पता लगा कि रिक्शा शब्द जो है मूल रूप से हमारी भाषा का नहीं है, तो मैंने बोला रिक्शा शब्द तो मतलब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है आज के डेट में भारत में जो रिक्शा शब्द ना जानता हो, चाहे वो किसी भी भाषा का व्यक्ति। वैसे ही बहुत सारे शब्द, चीनी शब्द जिसको कि जो कि हर घर घर में आज मतलब उपलब्ध है। अगर चीनी शब्द का हमने देखा कि भाई चीनी भी जो है वो हमारे हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, ऐसे बहुत सारे शब्द आपको मिल जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा प्रश्न बन जाता है जब एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करते हैं, और इसमें हमें कुछ कुछ जो प्रमुख दूसरी भाषाओं से आए शब्द उनको याद रखना, जो शब्द उनको याद रखना आपके लिए आवश्यक है। तो अब यहाँ पे 4 विकल्प दिए हैं, अलमारी, कुर्सी, चाबी और दरवाजा। ये चारों ही शब्द जो है आप देखेंगे हम लोग कितना इनका प्रयोग करते हैं अपने दैनिक बोलचाल की भाषा में, लेकिन ये चारों ही शब्द हमारे अपनी भाषा हिंदी के नहीं है, ये विदेशी भाषाओं से है, लेकिन अब हमने इनको इस तरीके से अपना लिया है जैसे ये हमारे अपने ही हों हमेशा से। अलमारी जो है वो पुर्तगाली शब्द है, कुर्सी जो है वो अरबी भाषा से है, चाबी फारसी भाषा से है, और दरवाजा जो है वो तुर्की भाषा से हिंदी में आए हुए शब्द है ना। तो ये इसका भी एक मतलब आपको लगभग सारे व्याकरण की किताबों में इसकी सूची मिल जाती है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि इसकी एक सूची में आप लोगों को उपलब्ध करा दूं ताकि आप उसे रट सकें और इस तरह के प्रश्न यदि परीक्षा में आते हैं जो संभावित है तो आप उसका सही तरीके से उत्तर दे सकें। ठीक है। हिंदी की उपबोलियां और उनके संबंधित क्षेत्र, या हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्न है कि भाई ब्रज बुंदेलखंड में बोली जाती है, अवधी मालवा में, कनौजी अवध में, बघेली ब्रज क्षेत्र में, हरियाणवी हरियाणा में, बघेली मध्य प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र, और छत्तीसगढ़ी राजस्थान, बुंदेली बिहार। तो इसमें जैसे अगर हमें उत्तर ही देखना है तो डी आप ऐसे ही एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ी तो राजस्थान में बोली नहीं जाती, छत्तीसगढ़ी और बुंदेली, तो डी होगा ही नहीं उत्तर। हरियाणवी हरियाणा में बोली जाती है, बघेली मध्य प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र, ये आप इसको रख सकते हैं। कन्नौजी अवध में नहीं बोली जाती, अवध में अवधी बोली जाती है, तो ये विकल्प भी आपका गलत है। ब्रज जो है बुंदेलखंड में नहीं, बुंदेलखंड में बुंदेलखंड की भाषा अलग है, अवधी मालवा में नहीं बोली जाती है, तो जो सही विकल्प है वो आपका सी हो जाएगा। तो ये जैसे उत्तर देखने के लिए, पता करने के लिए ये सही है, ऐसा आप कर सकते हैं। और इसी तरह से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी यदि आप हिंदी साहित्य के छात्र हैं तो एक बार एग्जाम में जाने से पहले मेरी यह सलाह आप लोगों को रहेगी कि आप लोग एक बार हिंदी भाषा और बोलियों का जो वर्गीकरण हुआ है, क्षेत्रीय वर्गीकरण जो हुआ है ना, उसको एक बार आप लोग जरूर देख लेंगे, दिमाग में रख लेंगे, है ना, कि किस प्रकार से हिंदी की जो उपबोलियां हैं उनका किस प्रकार से वर्गीकरण हुआ है, कौन से अपभ्रंश से कौन सी भाषा निकली है ना, शौर्षिनी अपभ्रंश क्या है, मागधी अपभ्रंश क्या है, अर्धमागधी अपभ्रंश क्या है ना, शौर्षिनी से कौन कौन सी बोलियां निकली हैं, मागधी से, अर्धमागधी से कौन कौन सी बोलियां निकली हैं, तो इसको एक बार आप लोग देख लेंगे। जैसे अवधी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी। कई बार अवधी जब हम कहते हैं तो हमें लगता है कि जो मगध मागधी हम कहते हैं, इसमें कि बिहारी सारी भाषाएं होती हैं, भोजपुरी और मगही, तो ये सब तो हम कई बार अवधी को हम उसमें ले लेते हैं, लेकिन आप हमेशा याद रखेंगे कि अर्ध मागधी जिसको हम कहते हैं उसमें 3 भाषाएं होती हैं। तो अर्ध मागधी को आप लोग हमेशा दिमाग में सेट करके रख लेंगे। अर्ध मागधी में 3 भाषाएं होती है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, अबछ, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं, अबछ। तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी जो है ये 3 भाषाएं, बोलियां जो है ये अर्ध मागधी होती है। ठीक है। और मागधी की जब भी बात आती है तो ये जितनी भी बिहारी बोलियां हैं वो सब मागधी, क्योंकि मगध जो है वो बिहार, पाटलिपुत्र से मगध साम्राज्य वहीं से विस्तार उसका हुआ था, तो जो मगध के आसपास बोली जाने वाली भाषाएं थी उनको हमने बोलियों को हमने मागधी कहा है। अर्ध मागधी जो थोड़ी सी उससे एक उसी की तरह लगती है लेकिन थोड़ी अलग है, तो उनको हमने अर्ध मागधी कह दिया, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और फिर शौर श्रेणी में हम लोग और जब उत्तर भारत की तरफ जाएंगे तो उनकी भाषाओं को हमने शौर श्रेणी अपभ्रंश से निकली हुई भाषा है। तो ये हम मतलब एक सामान्य जानकारी के तौर पर आप ध्यान रखेंगे कि अगर इससे एक आध प्रश्न बन जाता है तो आप आसानी से उसको कर सकें। आप अंग्रेजी में प्रयुक्त नोटिंग अभियुक्ति DFA बहुत प्रयुक्त किया जाता है प्रशासनिक संदर्भ में। ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल को हिंदी में लिखते समय निम्नलिखित में से कौन सा सबसे स्वाभाविक उपयुक्त प्रयोग होगा? ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल मतलब यदि आपने कोई भी ड्राफ्ट किया और आप चाहते हैं कि आपका ड्राफ्ट अप्रूव हो जाए तो आप DFA लिख करके अपने उच्च अधिकारी को उसको बढ़ा देते हैं। तो इसके लिए DFA इस तरीके से हम लोग हिंदी में नहीं लिखते हैं, ये हमारे लिखने की हिंदी की शैली नहीं है। मसौदा अनुमोदन भी इतना स्पष्ट अर्थ नहीं दे रहा है। अनुमोदनार्थ मसौदा ये ठीक है, सही है। अनुमोदन हेतु मसौदा ये सही है। अब आप कहेंगे कि सर B, C और D
तीनों ही, दोनों ही सही है, सी और डी। अनुमोदनार्थ मसौदा का मतलब ही होता है अनुमोदन हेतु मसौदा, तो ऐसा विकल्प क्यों है? क्योंकि प्रश्न देखें, प्रश्न क्या कर रहा है, कौन सा सबसे स्वाभाविक एवं उपयुक्त प्रयोग होगा। स्वाभाविक एवं उपयुक्त प्रयोग का मतलब क्या है कि प्रशासनिक संदर्भ में आजकल सरकार भी ये चाहती है कि इस तरह की हिंदी का प्रयोग किया जाए जो कि सरल हो, स्वाभाविक हो और जिसे सब लोग आसानी से लिख सके, पढ़ सके, समझ सके। अब अनुमोदनार्थ शब्द जो है वो हम लोग जो हिंदी भाषा के थोड़े से विशेष की थोड़ी विशेष जानकारी रखते हैं या इस भाषा को थोड़ी विशेष पकड़ रखते हैं, हमें भी इस शब्द को जब उच्चारण करने में थोड़ी समस्या आ रही है, तो सामान्य कार्मिक जो है वो कैसे उच्चारण करेंगे, ये समझने में भी समस्या आ सकती है। विशेषकर अगर हमारे जो उच्च अधिकारी हैं वे हिंदीतर भाषी प्रदेश से हैं, उनकी मातृभाषा हिंदीतर है, तो उनके लिए भी थोड़ा सा मुश्किल। हमने अनुमोदन हेतु मसौदा लिख दिया या अनुमोदन के लिए मसौदा लिख दिया तो चीज बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी, क्लियर हो जाएगा और इसमें कोई बहुत ज्यादा किसी को दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो जब हम कहेंगे स्वाभाविक एवं उपयुक्त, तो हम कहेंगे अनुमोदन हेतु मसौदा ही सबसे स्वाभाविक होगा, क्योंकि हमें प्रशासनिक संदर्भ में ऐसी हिंदी का प्रयोग करना है जो कि सरल हो और जो आसानी से समझ में आ जाने वाली है। अंग्रेजी में प्रयुक्त नोटिंग अभिव्यक्ति फॉर नेसेसरी एक्शन को हिंदी में लिखते समय निम्नलिखित में से कौन सा सबसे स्वाभाविक एवं उपयुक्त प्रयोग होगा? ठीक है, फिर से वही उसी तरह का प्रश्न, फॉर नेसेसरी एक्शन, आवश्यक कार्य हेतु, आवश्यक कार्यवाही हेतु, कार्रवाई करना आवश्यक है, आवश्यक कार्यवाही हेतु। सबसे पहले मैंने पहले ही बताया आप लोगों को कि आपको कार्यवाही और कार्रवाई में अंतर समझ लेना है। कार्यवाही प्रोसीडिंग होती है और कार्यवाही जो है वह एक्शन होता है। सो आवश्यक कार्य हेतु नहीं, गलत है। आवश्यक कार्रवाई हेतु ठीक है, आवश्यक कार्रवाई करना आवश्यक है, ये भी कार्रवाई करना आवश्यक है, ठीक है। आवश्यक कार्रवाई हेतु ये तो होगा ही नहीं, तो पहला और अंतिम तो होगा ही नहीं। अब हम दूसरे मतलब बी और सी में सोचते हैं। आवश्यक कार्रवाई हेतु यह सही तरीका है लिखने का। कार्रवाई करना आवश्यक है, ये मतलब ये भी सही है, लेकिन प्रशासनिक फाइलों पे हम इस तरीके से नोटिंग नहीं लिखते। नोटिंग लिखने का तरीका यही, आवश्यक कार्रवाई हेतु, फॉर नेसेसरी एक्शन। क्योंकि हम लोग जब भी प्रशासनिक भाषा लिखते हैं तो हमें यह ध्यान रखना है कि हमें किसी भी तरह के अनावश्यक शब्द का या अक्षर का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि कुछ भी अनावश्यक रूप से प्रयोग की गई बात हमारे हमने जो लिखा है उसके अर्थ को बदल सकती है।